नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल जीएस फैकल्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश बजट 2025 और 26, जिसका हम विस्तृत विश्लेषण करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आगामी परीक्षा जो आरओ में है, उसमें उत्तर प्रदेश बजट और आर्थिक सर्वेक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो उत्तर प्रदेश को आज हम देखते हैं क्रमवार। पहले हम उत्तर प्रदेश बजट को देखेंगे, फिर हम आर्थिक सर्वेक्षण के देखते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश बजट। तो जो आगे हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान उत्तर प्रदेश बजट 2025 में किया गया है। तो देखते हैं 2025 में क्या क्या पढ़ाया गया है। तो दोस्तों, पहले इसमें हम टॉपिक देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ाई गई है। तो दोस्तों, पहले परिचय में हम देखेंगे। पहले परिचय में देखेंगे कि हम परिचय में देखेंगे। पहले यहाँ पर परिचय है। परिचय में हम देखेंगे 2025-26 के लिए बजट अनुमान में देखेंगे। फिर उसके बाद हम दूसरे में देखेंगे क्षेत्रवार आवंटन। क्षेत्रवार आवंटन में हम देखेंगे कि पहला है क्षेत्र बुनियादी ढांचा और शहरी विकास। और तीसरे में देखेंगे कृषि क्षेत्र में संबद्ध सेवाएं। फिर उसके बाद देखेंगे शिक्षा में कितना बजट का प्रावधान किया गया है। चौथे में देखेंगे सामाजिक सुरक्षा और कार्यक्रम में। पाँचवें में देखेंगे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। और अंत में उसका बजट का पूरा निष्कर्ष देखेंगे हम कंक्लूजन में हमें क्या प्रावधान किया गया है। फिर अंत के बजट में हम इसे देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश बजट का जो क्षेत्रवार विवरण किया गया है या इसका डिटेल जानकारी हम यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश बजट के परिचय में दोस्तों हम देखेंगे उत्तर प्रदेश बजट 20 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए अपना ये 9वां बजट पेश किया। कौन सा बजट पेश किया? विधानसभा में 9वां बजट पेश ने किया। ये याद रखिएगा दोस्तों कि 9वां बजट इन्होंने पेश किया है। इसमें इसकी कुल धनराशि कितनी है? कुल राशि जो पेश किया गया उसमें वित्त मंत्री जो हैं सुरेश खन्ना जी हैं, और उसमें जो बजट का प्रावधान किया गया है 808,736.60 करोड़ इसमें किया गया है। तो दोस्तों, इसे गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 8,08,736.06 करोड़ का प्रावधान बजट 2025-26 में उत्तर प्रदेश में किया गया है, जो कि यह पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि इसमें हुई है? 9.8% की दोस्तों इसमें वृद्धि की गई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि? 9.8% की वृद्धि इसमें की गई है। 2024-25 के अगली पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों। 2024-25 के लिए राज्य के बजट का आकार 7,36,437 करोड़ रुपया था, जिसमें 24,863.57 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं शामिल थी। किसमें? 2024-25 के बजट में। दोस्तों, अब अगला पॉइंट इसमें देखते हैं कि बजट में पूंजीगत व्यय कुल बजट का लगभग कितना प्रतिशत रखा गया है? तो इसमें 20% है। अब की बार दोस्तों 2025-26 के बजट में पूंजीगत व्यय कुल बजट का 20.5% है। दोस्तों, आगे देखेंगे कि पूंजीगत व्यय में बुनियादी ढांचे के निर्माण, विस्तार और निवेश से संबंधित व्यय शामिल है। इसमें पूंजीगत व्यय में क्या क्या शामिल किया गया दोस्तों? बुनियादी ढांचे का निर्माण, विस्तार और निवेश से संबंधित व्यय को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर देखते हैं तो बजट का उद्देश्य क्या है, तो बजट के उद्देश्य में हमें ये मिलता है कि यह बजट के उद्देश्य में बताया गया है कि गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, महिलाएं, युवा और आम जनता सहित विभिन्न वर्गों के आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करता है। यह बजट किसको सुनिश्चित करता है? बजट का उद्देश्य है कि गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, महिलाएं, युवा और आम जनता सहित समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। तो अगली पॉइंट हम देखते हैं सजीव, बजट का अनुमान कितना है। दोस्तों, अब बजट के अनुमान देखते हैं। प्रस्तुत बजट का आकार जो है दोस्तों हमने बताया कि 8,08,736.06 करोड़ रुपया का प्रावधान इसमें अब की बार किया गया है। इसमें कितने लाख की नई परियोजनाएं शामिल की गई हैं दोस्तों?
तो 28,478.34 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं शामिल की गई हैं। इसमें कितने नई योजनाएं शामिल की गई हैं बजट 2025-26 में? 28,478.34 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं शामिल की गई हैं। दोस्तों यदि इसकी प्राप्तियों की देखें तो प्राप्तियों में कुल प्राप्तियां जो इसकी है 7,79,242.65 करोड़ रुपए अनुमानित इसकी कुल प्राप्तियां रखी गई है। जैसे दोस्तों कुल प्राप्तियों में अगर कुल प्राप्तियों में देखें तो 6,62,690.93 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्तियां है और 1,16,551.72 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल है इसमें शामिल है। और राजस्व प्राप्तियों में इसमें भी अब देखिए इसमें कुल प्राप्तियों में इतना, हाँ यहाँ तक पढ़ा दिया गया था दोस्तों। अब अगली पॉइंट इसमें देखते हैं कि राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा कितना है। कर राजस्व का हिस्सा 5,50,172.2 करोड़ रुपए है। इसमें स्वयं का कर कितना है? 2,95,000 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 2,55,172 करोड़ या 21 लाख रुपया रखा गया है। इस तरह अब दोस्तों देख लीजिए। अब इसमें देखते हैं कि कुल व्यय कितना है। कुल व्यय में दोस्तों लिखा गया कि 8,08,736.06 करोड़ रुपये का अनुमानित है। कुल व्यय में 5,83,178 करोड़ रुपये राजस्व लेखे पर व्यय है तथा 2,25,561.49 करोड़ रुपये पूंजी लेखे पर व्यय का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अगर समेकित निधि का देखें तो समेकित निधि का प्रावधान समेकित निधि की प्राप्तियों में से कुल व्यय घटाने के बाद 29,493.41 करोड़ रुपए का घाटा अनुमानित किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से इसको देख लिए हम। और लोक लेखा में तो लोक लेखा से दोस्तों 9,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियाँ अनुमानित हैं। दोस्तों यदि देखें तो सभी लेन देन का शुद्ध परिणाम को यदि हम देखें तो इसमें सभी लेन देन का शुद्ध परिणाम 19,993 करोड़ रुपए 41 लाख रुपए रखी गई है। ऋणात्मक होने का अनुमान इसमें किया गया है कि ऋणात्मक होने का अनुमान रखा गया है। अगली पॉइंट देखते हैं अंतिम शेष राशि। दोस्तों अंतिम शेष राशि जो बची है अंतिम शेष राशि है 20,240.8 करोड़ रुपए। प्रारंभिक शेष राशि को ध्यान में रखते हुए अंतिम शेष राशि कितने का प्रावधान किया गया है? 247 करोड़ 40 लाख रुपए अनुमानित की गई है। दोस्तों इसमें राजस्व बजट कितना है? राजस्व बजट है 79,561.36 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दोस्तों राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% का प्रावधान किया गया है। 2 अगर राजकोषीय घाटा करोड़ में देखें तो 91,399.80 करोड़ रुपए का अनुमानित है, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल घरेलू राज्य उत्पाद का 2.98% का प्रावधान किया गया इसमें। तो अगली पॉइंट दोस्तों हम देखते हैं राजकोषीय सेवाएं। अब राजकोषीय सेवाएं हम देखेंगे राजमाल एवं सेवा कर तथा मूल्यवर्धित कर इसमें दिया है। राजमाल एवं मूल्यवर्धित कर का संग्रहण दोस्तों है 1,30,425 करोड़ रुपये के इसमें प्रावधान किया गया है। दोस्तों उत्पाद शुल्क का जो है उत्पाद शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 63,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया। कितना? 63,000 करोड़ रुपया। और स्टाम्प शुल्क से कितना किया गया है दोस्तों? 38,150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया निर्धारित किया गया है। वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 14,000 करोड़ रुपये का प्रावधान या निर्धारित किया गया है। अब दोस्तों क्षेत्रवार अगर बजट का प्रावधान देखें कि किस पर कितना आवंटन किया गया है तो इसमें देखिए दोस्तों 22%। दोस्तों वेरी इम्पोर्टेंट है ये वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यूपी बजट 25-26 में क्षेत्रवार आवंटन को देखो तो इसमें 22% राशि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवंटित की गई है। शिक्षा के लिए दोस्तों 13%, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 11%, चिकित्सा एवं सेवा क्षेत्र के लिए 6%,
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लिए 4% का आवंटन किया गया। दोस्तों ये आर के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। आर के लिए दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मिलान के लिए आने की पूरी संभावना है कि क्षेत्रवार आवंटन में किस क्षेत्र पर कितने प्रतिशत का बजट में बुनियाद आवंटित करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। दोस्तों बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 22% का प्रावधान किया गया है और शिक्षा के लिए 13% किया गया है। कृषि एवं संबंधित सेवाओं के लिए 11% का प्रावधान किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 6% का प्रावधान किया गया है। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4% का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों इसको देख लिया है कि कितना कितना कौन क्षेत्रवार में आवंटन किया गया है। जो दोस्तों एक विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऊपर जो डाटा है, डाटा पूछने की संभावना कम रहती है। हालांकि यदि बजट में दिया गया है तो बजट को हम लोग उसमें पढ़ा देते हैं, क्योंकि इस वजह से पढ़ा देते हैं ताकि स्टूडेंट को ये ना लगे कि बजट को पूरा ना पढ़ाया गया है। बजट में कुछ चीज़ें दोस्तों ऐसी होती हैं कि जो परीक्षा में ना आने की संभावना भी रहती है, लेकिन तब भी उसको पढ़ाना पड़ता है बजट को देखते हुए। ना पढ़ाइए तब भी लगता है कि अपूर्ण है। तो इस वजह से दोस्तों जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट लगेगा हम वहाँ पर आपको इंगित कर देंगे कि यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। तो जिस प्रकार से इसमें हमने इंगित कर दिया है कि क्षेत्रवार आवंटन में किस क्षेत्र में कितने बजट का प्रावधान, कितने प्रतिशत का प्रावधान किया गया है, तो उसको आप लोग देखते रहिएगा। दोस्तों अब जो आगे है इसमें देखते हैं दूसरा क्षेत्र बुनियादी ढांचा और शहरी विकास। दोस्तों देखेंगे प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने का निर्णय लिया है। ये भी आने की संभावना है दोस्तों, वेरी इम्पोर्टेंट है। ये भी दोस्तों आने की पूरी संभावना है कि पूछ देगा कि प्रदेश में कितने नए एक्सप्रेस बनाने का निर्णय लिया गया है। तो कितना बनाने का निर्णय लिया गया है? 4 एक्सप्रेस वे बनाने का निर्णय लिया गया। कौन कौन से कहाँ से किया गया है इसको देखते हैं दोस्तों। पहला है दोस्तों आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से फर्रुखाबाद होते हुए गंगा एक्सप्रेस वे के कैसिया जिला हरदोई तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा, जिसके तहत इसमें पूछ देगा दोस्तों, इसमें पूछ देगा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से फर्रुखाबाद होते हुए जो गंगा एक्सप्रेस बनाया जाएगा उसके लिए बजट 2025-26 में कितने लाख का या कितने करोड़ रुपए लाख का प्रावधान किया गया है। इसमें कितना प्रावधान किया गया है दोस्तों, इसको आप लोग रेड पेन से मार्क कर लिया जाए। रेड पेन से मार्क कर लिया जाए कितना, 900 करोड़ रुपए का है। इसमें 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है दोस्तों। इसमें 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरा देखते हैं गंगा एक्सप्रेस वे की प्रयागराज मिर्ज़ापुर वाराणसी चंदौली होते हुए सोनभद्र तक जोड़ने होती बिंद एक्सप्रेस का निर्माण। कौन एक्सप्रेस का निर्माण? बिंद एक्सप्रेस का निर्माण। बिंद एक्सप्रेस के निर्माण के लिए कितना का प्रावधान दोस्तों किया गया है? तो 50 करोड़ रुपया का। किसने का? 50 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम दोस्तों पढ़ा रहे हैं बुनियादी ढांचा और शहरी विकास के लिए कितना आवंटन किया गया, जो एक्सप्रेस पे कितना खर्च किया जा रहा है, ये प्रीलिम्स एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। और तीसरा देखते हैं दोस्तों कि मेरठ और हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे एक्सटेंशन एक्सप्रेस वे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए दोस्तों इसमें भी 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितने रुपए का प्रावधान किया गया दोस्तों? तो 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गंगा एक्सप्रेस वे से प्रयागराज मिर्ज़ापुर वाराणसी चंदौली होते सोनभद्र जोड़ने के लिए बिंद एक्सप्रेस के निर्माण के लिए 50 है, और उसके एक्सटेंशन के लिए मेरठ से हरिद्वार को जोड़ने के लिए जो गंगा एक्सप्रेस पे एक्सटेंशन एक्सप्रेस का निर्माण किया जाएगा उसके लिए भी 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें हम लोग देखे हैं कि 50 करोड़ का प्रावधान कर दिया गया। अगली पॉइंट देखते हैं हम लोग, चौथी पॉइंट हम लोगों की ये है कि बुंदेलखंड से रीवा एक्सप्रेस वे के निर्माण के प्रस्तावित के लिए इसमें भी 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो इसको सर विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कितने 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लिए ये भी दोस्तों है। ये सब जितना है दोस्तों सब एग्जाम में पूछने की पूर्ण रूप से संभावना बनी रहती है। पूछ देगा कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लिए बजट 2025-26 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो कितने का प्रावधान दोस्तों किया गया है, इसमें हम इंगित कर दे रहे हैं दूसरे मार्कर से
इसमें किया गया है 461 करोड़ रुपए का, और इसके तहत 9500 करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है। दोस्तों अगर इसमें सरकार का अनुमान है कि हम जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लिए 461 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर रहे हैं, इससे हमको जो बेनिफिट होगी या इसमें इन्वेस्टमेंट जो आने की संभावना है वो 9,500 करोड़ रुपए की आने की संभावना व्यक्त की गई है। और दूसरी पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि लखनऊ में आर्टिफिशियल एक इंटेलिजेंस सिटी का निर्माण किया जाएगा, ये भी पूछ दिया जाएगा। दोस्तों देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका, ये सब दोस्तों ये टोटल जितना ये चल रहा है सब इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें इस तरह पूछ सकता है कि बजट 2025-26 में कहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के विकास के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की प्रस्तावित की गई है। तो कहाँ पर की गई है? लखनऊ में की गई है। कहाँ पर? लखनऊ में। तो इसको हम दूसरे मार्कर से कर दे रहे हैं, लखनऊ में। देखिए लखनऊ में। तो आप लोग इसको किसी भी तरीके हो कितने, ये भी पूछ सकता है कि लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था किया गई? तो कितने का? 5 करोड़ रुपए का प्रावधान की व्यवस्था। दोस्तों तो मिला जुला कि एग्जामिनर जब भी पूछेगा तो बजट से ही पूछेगा, लेकिन बस यही है कि घुमा कर पूछेगा। इस वजह से दोस्तों किस परियोजना पर, किस क्षेत्र पर, किस डिफेंस कॉरिडोर पर कितने का प्रावधान किया गया है और किसको किससे जोड़ने के लिए प्रावधान किया गया है, इसको आप लोग इससे ध्यान रखिएगा। क्योंकि बजट से एकदम 10 से 12-15 क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण और उत्तर प्रदेश बजट से परियोजना और नई परियोजना, ये सब जितने बजट में मेंशन किए गए हैं उससे 12 से 15 क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में आज तक देखने को मिले हैं। तो दूसरी अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट में प्रावधान किया गया है कि साइबर सुरक्षा में प्रौद्योगिकी अनुवाद अनुसंधान पार्क की स्थापना है तो 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। तो इसमें कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है दोस्तों? तो इसमें किया गया है 3 करोड़ रुपए का। इसमें 3 करोड़ रुपए का प्रावधान की व्यवस्था किया गया है। किसमें? साइबर सुरक्षा में प्रौद्योगिकी अनुवाद अनुसंधान पार्क की स्थापना है तो 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों कि इसमें सड़क सुरक्षा हेतु, सड़क सुरक्षा, सड़क के लिए और पुल निर्माण यानी सेतु के लिए सरकार ने अपनी व्यू क्या रखा है, कितने का प्रावधान कर रखा है, इसमें क्या क्या घोषित किया है। तो आइए देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन ले जाने के लिए दृष्टिगत राज्य में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के विकास सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा, सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, निर्माण की योजना प्रारंभ की गई, जिसके तहत 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बजट में कितने करोड़ रुपये का प्रावधान दोस्तों किया गया है? तो 200 करोड़ रुपये का प्रावधान इसमें किया गया। इसमें विशेष ध्यान रखिएगा। कितने का? 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अगली पॉइंट देखते हैं कि राज्य में पुलों एवं रेल ओवर अंडर ब्रिजों के निर्माण के लिए कितना 1450 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान दोस्तों किया गया इसमें। अब इसमें अगर आप पॉइंट देखते हैं, राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण शुद्धिकरण कार्यों के लिए 2900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया दोस्तों। अगली पॉइंट देखते हैं, राज्य सड़क निधि से सड़कों के रख रखाव हेतु 3000 करोड़ रुपये का तथा निर्माण हेतु 2800 करोड़ रुपये की व्यवस्था के प्रस्तावित किया गया है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है, कितना? 3000 करोड़ रुपये और 2800 करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की गई राज्य सड़क निधि से सड़कों के रख रखाव हेतु, इसको विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, आने की पूरी संभावना लग रही है। और दोस्तों अगली पॉइंट देखते हैं, प्रदेश के ग्रामीण सड़कों एवं पुलियों के रख रखाव हेतु 2700 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। अगली पॉइंट देखते हैं, कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण पुलों के निर्माण हेतु 1600 करोड़ रुपये का प्रावधान की व्यवस्था किया गया। दोस्तों अगली पॉइंट अब देखते हैं कि इसमें शिक्षा में क्या व्यवस्था की गई है, सिंचाई में क्या व्यवस्था की गई है, जल संसाधन विभाग में। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं अगली पॉइंट। इसमें नहरों एवं राजकीय नलकूपों से किसान को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कितने की व्यवस्था किया गया है? 1300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अगली पॉइंट देखते हैं, प्रदेश में असफल 1750 नलकूपों के विनिर्माण के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था किया गया है। दोस्तों ये पॉइंट इस तरह भी पूछ सकता है कि बजट 25-26 में, या ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए बजट 2025-26 में 200 करोड़ रुपए की प्रावधान की व्यवस्था की गई, इस तरह भी पूछ सकता है।
इतना भी पूछ सकता है, इस तरह भी पूछ सकता है कि प्रदेश में कितने नलकूपों के पुनर्निर्माण किए जाने की व्यवस्था किया जाएगा, तो 1750 का किया जाएगा। या तो इस तरह भी पूछ सकता है कि बजट में 1750 नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए बजट में कितने का प्रावधान किया गया, कितने करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, तो किसी भी तरीके से पूछ सकता है, जिसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान देते रहिएगा। दोस्तों ये भी दिया गया है कि अगली पॉइंट में देखते हैं कि डार्क जोन के असफल 569 नलकूपों के लिए लगभग 9 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था किया गया है। दोस्तों अब देखते हैं नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति, अगली पॉइंट में दोस्तों हम देखते हैं, इसको दोस्तों विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, इस रीत से विशेष इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब की बार दोस्तों यूपी में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया, जो कि ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहाँ के नदी को बहुत प्रदूषित घोषित किया। गंगा नदी को, गंगा यमुना जो सरस्वती यहाँ नदी हैं उसको बहुत प्रदूषित घोषित किया, तो इस वजह से चर्चा किया गया है, इसमें बहुत चर्चे में रहा है मुद्दा। तो इस वजह से बजट में संभावना की पूरी संभावना है, परीक्षा में पूछने की हो सकता है कि नमामि गंगे प्रदूषण से मुक्त रखने में, इसे प्रदूषित जल के प्रवाह को रोकने में लिए कितने सीवरेज परियोजनाओं का मंजूरी दी गई तथा इसके लिए कितने करोड़ रुपये के प्रावधान की व्यवस्था किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है। दोस्तों इसमें देखिए कि गंगा को प्रदूषण से मुक्त रखने तथा इसमें प्रदूषित जल के प्रवाह को रोकने के लिए कितने सीवरेज की व्यवस्था, 67 सीवरेज परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल स्वीकृत लागत 14,823 करोड़ रुपये है अब तक, जिसमें से अब तक 39 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं तथा संचालित की जा रही तथा शेष परियोजना निर्माणाधीन है। अब इसमें दोस्तों किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, 4-5 किस्म टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। पूछ दिया गया कि नमामि गंगे प्रदूषण मुक्त करने के लिए या उससे प्रदूषित जल प्रवाह को रोकने के लिए कितने सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, तो 67 से 67 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। जो इसमें इस तरह भी पूछ सकता है कि जितना सीवरेज की परियोजनाओं को किया गया उसकी कुल स्वीकृत लागत कितनी है, कितनी लागत है, 14,823 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूछ सकता है ये भी है कि जितनी परियोजनाएं की गई इसमें से कितनी पूरी हो चुकी हैं और कितनी संचालित हो रही हैं। इसमें से पूरी परियोजनाएं कितनी हैं, 39 परियोजनाएं, 39 परियोजनाएं ऐसी हैं जो अभी तक पूर्ण हो चुकी हैं और जितना और भी परियोजनाएं बची हुई हैं उतना भी निर्माणाधीन है। दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि ये बार बार पूछा जाता है कि जल जीवन मिशन, देखिए इसमें हम दूसरे पॉइंट से कर दे रहे हैं। अब जल जीवन मिशन ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें पूछ सकता है कि जल जीवन मिशन है तो इसमें कुछ नहीं पूछेगा, बस यही पूछेगा कि जल जीवन मिशन है तो भारत सरकार का है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट 2025-26 में कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था किया है, तो कितने हैं, 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रखा। दोस्तों विशेष रूप से इसे ध्यान दीजिएगा, जल जीवन मिशन जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना है तो 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये वाला पॉइंट जो नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको विशेष ध्यान दिए रहिएगा आप लोग। ये टॉपिक ही बहुत बढ़िया है दोस्तों, इसमें से संभावना पूरी पूछने की। अब जो बजट पढ़ाया जा रहा है यही बजट का मूल है, इसी को याद रखे रहिएगा आप लोग। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अगली पॉइंट देखते हैं, सूक्ष्म मतलब ये मध्यम उद्यम। दोस्तों चूँकि भारत हो या उत्तर प्रदेश हो या अन्य कई अदर स्टेट हो, सभी स्टेटों में रोजगार को लेकर दोस्तों बड़ी मुद्दा उठता रहा चुनाव में समय समय पर, और कहीं न कहीं बेरोजगारी भी इसमें बढ़ी है। तो इस वजह से हम इसमें अब देखेंगे दोस्तों कि जो कि सूक्ष्म मतलब उद्यम उद्योग MSME जो है, कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। कहीं भी, चाहे किसी भी स्टेट में ले लीजिए, पूरे भारत में ले लीजिए, यूपी में ले लीजिए, चाहे बिहार में ले लीजिए, चाहे MP में ले लीजिए, हर जगह कृषि के बाद अगर कहीं भी सबसे ज़्यादा रोजगार मिला है तो वह सूक्ष्म लघु उद्यम उद्योग। तो आइए इसमें देखते हैं कि प्रदेश सरकार ने इसमें क्या बजट में प्रावधान कर रखा है। दोस्तों इसमें कहा गया कि शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार से स्वरोजगार से जोड़कर नवीन सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से
2024-25 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकसित अभियान प्रारंभ किया गया था। इसमें सर दोस्तों ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान किस बजट के प्रावधान में या किस बजट में प्रारंभ किया गया था, किस बजट में। तो विशेष ध्यान रखिएगा कि 2025-26 में नहीं किया गया है, ये किया गया है 2024-25 के बजट में। 2025-24 के बजट में क्या प्रावधान किया गया है, तो ये प्रावधान किया गया है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का प्रारंभ किया गया है। दोस्तों जो योजना प्रारंभ की गई है 2024-25 में, अब 25-26 के बजट में उसके होती कितने करोड़ रुपये की व्यवस्था की गया, ये भी पूछने की पूरी संभावना है दोस्तों। इसमें पूरी संभावना ये है, अब इसमें देखेंगे तो ये इसमें 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान की व्यवस्था किया गया है। इसमें कितने का प्रावधान, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास परियोजना की होती 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है दोस्तों। अब अगला पॉइंट इसमें इसी में देखते हैं। अगली पॉइंट है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु कितने व्यवस्था की गई, 225 करोड़ रुपये। ये सब दोस्तों सब मिलान का टॉपिक है। मिलान के लिए आपको कभी भी पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु कितने रुपये या कितने करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसमें 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है दोस्तों। अगली पॉइंट देखते हैं हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग। दोस्तों हथकरघा और वस्त्र उद्योग में सरकार ने क्या क्या प्रावधान किया, इसको देखते हैं दोस्तों। पीएम मित्र योजना वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से संबंधी है तो 300 करोड़ रुपए का प्रावधान की व्यवस्था। इसमें केवल दोस्तों इतना याद रखिए, इसमें यही पूछेगा कि पीएम मित्र योजना हेतु कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, कि 300 करोड़ रुपए का 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 300 करोड़ रुपए का प्रावधान दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा कि 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया गया पीएम। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि अगली पॉइंट जो दिया गया है, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल गवर्नमेंटिंग नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है दोस्तों। जो योजनाएं हैं, योजनाएं में मिलान के लिए यही आएगा कि कितने करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। इसी प्रकार अगली पॉइंट देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट परियोजना है तो 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो अगली पॉइंट हम दोस्तों देखते हैं कि खादी और ग्रामीण उद्योग। दोस्तों खादी एवं ग्रामीण उद्योग देखते हैं दोस्तों। जो हम पढ़ा रहे हैं इसको इतना करिएगा कि आप लोग खाली वीडियो को 4 से 5 बार देख लीजिए। 4 से 5 बार आप इसकी स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, स्पीड की क्वालिटी। उसके एक बार 2-4 बार स्पीड को नॉर्मल स्पीड में देखिए, उसके बाद स्पीड को बढ़ाकर 4-5 बार सुन लीजिए रात में सोते समय। और जो इसका है इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जो हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परीक्षा के जाते समय खाली 2 से 4 बार देख लेंगे, आप लोगों के माइंड मैप में एकदम बन जाएगा कि कितना प्रावधान या क्या इसमें व्यवस्था किया गया है, तो आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग। खादी एवं ग्रामोद्योग होती दोस्तों क्या किया गया है 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत। किस योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान प्रावधान किया जाए, ब्याज का अनुदान प्रावधान किया गया है, ये भी पूछने की संभावना है। इसके साथ दोस्तों 800 लाभार्थियों को, कितने 800 लाभार्थियों को बैंक ऋण दिया जाएगा, जिससे 1600 लोगों को रोजगार मिलेगा। कितना 16,000 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा दोस्तों। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना इस तरह पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना से बजट 2025-26 में कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना व्यक्त की गई है, तो कितने का 16,000 की। इसको विशेष ध्यान दिए रहिएगा दोस्तों कि 16,000 लोगों को रोजगार मिलने का प्रावधान किया गया है। इसमें तहत 800 लाभार्थियों को बैंक ऋण दिया जाएगा। अगली पॉइंट को देखते हैं दोस्तों, अगली पॉइंट को हम देखते हैं। अब अगली पॉइंट को हम देखते हैं दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास सहायता। दोस्तों इसमें को पढ़ा दिया गया, मुख्यमंत्री हो गया, 800 लाभार्थी यहाँ दिया गया था और इसके साथ ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया था। अगली में है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी ग्रामीण विकास खादी विपणन विकास सहायता योजना हेतु
कितने का प्रावधान किया, 32 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अगली पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के संचालन हेतु कितने का प्रावधान किया गया है, 11.5 करोड़ रुपए का व्यवस्था किया गया है। तो इस तरीके से योजना में किसमें कितना प्रावधान किया गया है, तो इसको देखने की ज़रूरत है। दोस्तों अगली पॉइंट हम देखते हैं, अगली पॉइंट है आईटी और इलेक्ट्रॉनिक। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण 2017 के अंतर्गत 23,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। दोस्तों उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2017 के अंतर्गत 7,004 करोड़ रुपए की निवेश की व्यवस्था किया गया है। अब अगली पॉइंट इसमें देखते हैं दोस्तों, राज्य सरकार की डाटा सेंटर नीति के तहत पूर्व में लक्षित 3 डाटा सेंटर पार्कों के स्थान पर संशोधित नीति उत्तर प्रदेश योजना का प्रावधान किया गया। 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। दोस्तों आप लोग सोचे होंगे कि इसमें जो देखिए सर, जो इम्पोर्टेंट दोस्तों हैं उसको हम विशेष ध्यान दे रहे हैं और उसमें विशेष टाइम दे रहे हैं। जो परीक्षा के दृष्टि से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, हम उसको तेज़ी से थोड़ा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को भी समय बचे और ज़्यादा से जल्दी इसको रिवीजन हो सके। इस वजह से दोस्तों जहाँ पर इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं दिख रहा है वहाँ पर हम केवल जल्दी उसको पढ़ करके उसमें कितने प्रावधान किया गया है और क्या व्यवस्था की गई है उसी को बताकर हम आगे निकलते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये मत सोचिएगा कि आप तेज़ क्यों पढ़ा रहे हैं या क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। जहाँ आप लोग देखिए जहाँ इम्पोर्टेंट हम वहाँ पर रुक कर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, बहुत धीमे पढ़ाते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम अगली पॉइंट को आगे देखते हैं कि अगली पॉइंट में हमें और क्या प्रावधान किया गया है। दोस्तों अगले पॉइंट में हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश एवं दोस्तों इसमें देखेंगे निवेश एवं, अब दोस्तों देखेंगे निवेश की इसमें 8 मेगावाट हैं, 900 मेगावाट एवं 8 डेटा सेंटर की पार्क की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों अगली पॉइंट को देखते हैं, उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 के में की गई है, 2000 पेश की गई। दोस्तों इसमें ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति कौन सी पेश की गई, 2022, 2023, 2024, 2025, इसमें अलग तरीके से किसी भी तरह क्वेश्चन बना सकता है। तो कौन बजट पेश की गई, 2024 पेश की, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर इकाइयों के लिए समर्पित प्रावधान शुरू करने वाला ये चौथा राज्य बना। ये दोस्तों विशेष इम्पोर्टेंट है, ये देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। हम दूसरे पेन से इसको इंगित कर दे रहे हैं। दोस्तों कौन है, 2024 की नीति पेश की गई। दोस्तों ये राज्य लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है, उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति। तो इसको दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगली पॉइंट में देखते हैं दोस्तों, प्रदेश में 8 अत्याधुनिक उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के अंतर्गत मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में प्रथम उत्कृष्टता केंद्र की सामंजस्य, कितना प्रथम उत्कृष्टता केंद्र संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में IIT कानपुर नोएडा परिसर में तथा ड्रोन उत्कृष्टता केंद्र IIT कानपुर परिसर में स्थापित कर क्रियाशील किया गया है। दोस्तों इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के 8 अत्याधुनिक उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के अंतर्गत जो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में है, कौन है, प्रथम उत्कृष्टता केंद्र संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में IIT कानपुर में तथा ड्रोन उत्कृष्टता केंद्र IIT कानपुर परिसर में स्थापित क्रियाशील किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये दोनों पॉइंट ही बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों देखते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार ने क्या प्रावधान कर रखा है बजट में। तो आइए देखते हैं ऊर्जा। दोस्तों ऊर्जा है जो कि आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। तो ऊर्जा में देखते हैं क्या सरकार ने प्रावधान के लिया। दोस्तों प्रदेश में सौर ऊर्जा के विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में
22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कितने हज़ार मेगावाट का? 22,000। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, विशेष रखिएगा दोस्तों। कितने पे यही पूछेगा दोस्तों, आपको हम दूसरे इंगित कर दे रहे हैं दूसरे पॉइंट से। कितना का? 22,000। इसमें देखिएगा कि 22,000 दोस्तों, ये जो 22,000 है, 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है दोस्तों। इसमें ध्यान रखिएगा कि 5 वर्षों में 22, ये भी पूछ सकता है कि कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। यहाँ दिया गया है कि 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अयोध्या नगर को आदर्श सौर नगर के रूप में विकसित किया जा रहा है दोस्तों। इसमें पूछ दिया जा सकता है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को आदर्श सौर नगर के रूप में विकसित किया जा रहा है? किस नगर को? तो इसमें दूसरे पॉइंट से हम दोस्तों इंगित कर दे रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अयोध्या नगर को किस रूप में विकसित किया जा रहा है? आदर्श नगर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश के 16 नगर निगमों तथा नोएडा शहर को भी सौर निगम के रूप में विकसित किया जा रहा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 16 नगर निगम है। इस तरह के इसमें यह भी कहा गया है कि 16 नगर निगमों तथा नोएडा शहर को भी, इसमें नोएडा शहर को भी सौर ऊर्जा के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए दोस्तों। अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट को देखने से पहले हम लोग दोस्तों चेंज कर लेते हैं कलर को। कलर चेंज करते हैं तो इससे दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा पढ़ने में आसानी होती है और हमको पहचानने में भी आसानी होती है दोस्तों। अगली पॉइंट में दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022। इसमें क्या प्रावधान किया गया दोस्तों? इसके अंतर्गत संपीड़ित बायोगैस, बायोकोल, बायोडीजल, बायोएथेनॉल से संबंधित 53 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई तथा 24 परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। तो इसमें बजट में 53 परियोजनाओं को स्वीकृति की गई है तथा इसके पहले से 24 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। तो दोस्तों अगली पॉइंट को देखते हैं कि सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत रोजगार सृजन एवं कौशल विकास के लिए वर्ष 2025-26 में 3,000 सूर्य मित्र कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब दोस्तों इसको इंगित आप लोग कर लीजिए, हम दूसरे पेन से कर दे रहे हैं। हाँ, अब देखिए दोस्तों इसमें कितने सूर्य मित्र कौशल विकास की प्रशिक्षण किया जाएगा, ये पूछने की प्योर संभावना बनी है। कितने? तो इतना किया है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ट्रिपल स्टार लगाइए, तो इसको स्टार लगाइए दोस्तों। कितना? 3,000 सूर्य मित्र कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको दोस्तों एकदम धीरे धीरे पढ़कर, जितना इसको जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों हम उसको धीरे धीरे पढ़ाते जा रहे हैं, इसको आप लोग पढ़ते जाइए। तो अगली पॉइंट को दोस्तों हम देखते हैं। अगली पॉइंट में है आवास एवं शहरी नियोजन के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किया गया, इसको देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 17 लाख मकान बनकर तैयार हो चुके हैं दोस्तों। ये पूछेगा, आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि शहरी पूछ रहा है या ग्रामीण। तो कौन पूछ रहा है? शहरी। कितने लाख घर बन चुके हैं प्रधानमंत्री में से? 17 लाख घर बन चुके हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अगली पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कॉरिडोर चालू है। पूरे कॉरिडोर का निर्माण कार्य जून 2022 तक पूरा होने का अनुमान है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों में टाउनशिप के विकास के लिए मुख्यमंत्री नगरीय विस्तार नवनिगम प्रोत्साहन योजना लागू है। इसमें ये भी पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री नगरीय विस्तार या नवनगर विकास परियोजना का लक्ष्य क्या है या किस लिए चालू की गई है। तो इसमें यही बताइएगा कि आवास एवं विकास परिषद तथा विकास परिषद टाउनशिप के विकास के लिए। ये भी पूछ सकता है कि टाउनशिप के विकास के लिए कौन सी योजना विकसित की गई है।
अगली पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 2024 को राज्य राजधानी लखनऊ के आसपास के क्षेत्र सहित राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन करने तथा अन्य क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करने के लिए प्रख्यापित किया गया है। राज्य राजधानी क्षेत्र के 6 जिले कौन कौन है? लखनऊ, दूसरे पॉइंट से हम कर दे रहे हैं दूसरे रंग से, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव शामिल हैं। दोस्तों ये 6 जिले पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र अन्य विकास प्राधिकरण कि कौन कौन राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया या किस जिले को शामिल किया गया। कितने? 6 जिलों हैं, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव को शामिल। तो इस प्रकार देखते हैं दोस्तों आगे शहरी विकास के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है। दोस्तों देखते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना 1.1 शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 हेतु 3150 करोड़ रुपये प्रावधान किया गया तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 हेतु 1732 करोड़ रुपये प्रावधान किया गया है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये दोनों मिलान के लिए आ सकता है, मिलान। इसके लिए दोस्तों मिलान योजना पूछ सकता है कि मिलान में कौन प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 हेतु कितना प्रावधान किया गया है और प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 हेतु कितने लाख करोड़ का या कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2021 में प्रारंभ की जाने वाली अमृत 2.0 योजना हेतु कितने का प्रावधान किया गया? 4100। दोस्तों ये सब मिलान के लिए है, जितना ये सब है मिलान के लिए है, मिलान में आएगा। आरओ में पूछने की पूरी संभावना बनी हुई है। अगली पॉइंट देखते हैं, मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती के विकास योजना हो तो 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। आगे क्या है, नगरीय एवं सेवाओं की स्थापना के लिए 50 करोड़ के प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों आज के क्लास में ये सब देखे हैं, शहरी विकास एवं अपना परियोजना। दोस्तों चूँकि पूरा बजट पढ़ाने में पूरी क्लास लंबी हो जाती है तो इसको कई पार्ट में डिवाइड करके देखा जाता है, ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि छोटे छोटे जो क्लास होते हैं उसमें पढ़ने में थोड़ा रुचि भी लगती है और ज़्यादा बोरिंग भी महसूस नहीं होती है। ज़्यादा लंबी क्लास होने से थोड़ा बोरिंग महसूस होने लगती है बच्चों को। इस वजह से हम आज के क्लास में इतना ही पढ़ा रहे हैं। अगली वीडियो में इसका जो बजट का उत्तर प्रदेश बजट का ही पहला पार्ट होगा और दूसरे पार्ट में हम इसके आगे से देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।